चैप्टर 221। सबका एक ही सवाल कैसे हुआ? तूने ये कैसे कर दिखाया? शतून जी की आवाज उत्साह से कांप रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे और सीधे निया से पूछ बैठे। निया ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी सांस ली और तरकश से 2 और तीर निकाले। दोनों तीर उसने धनुष की डोरी पर चढ़ाए। उंगलियां तन गईं। एक पल की खामोशी और फिर ट्वंग, डोरी छूटी। इस बार उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी रखी ताकि सबकी आंखें साफ साफ देख सकें। पहला तीर जाकर निशाने में धंसा और अगले ही पल दूसरा तीर सीधा उसी पर जा टकराया। चटाक! पहला तीर बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया। पूरा मैदान फिर से हक्का बक्का रह गया। सांसें थम गईं। कुछ स्टूडेंट्स तो अविश्वास में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतनी सटीक पकड़, इतना जबरदस्त नियंत्रण। आधे हथेली जितने निशाने पर तीर मारना अलग बात थी, लेकिन उंगली जितने पतले तीर को बीच से चीर देना, ये कोई साधारण इंसान कर सकता है क्या? मजाक उड़ाती नजरें अब डर में बदल चुकी थी। तीरंदाज विभाग का टॉप स्टूडेंट येशिन भी शायद ये कारनामा इतनी आसानी से न कर पाता। वल्ली की तो बात ही छोड़ दो। और सबसे हैरानी की बात, उसने लगभग एक साथ 10 तीर छोड़े थे। उसके हाथ कितने तेज रहे होंगे। 2 तीरों के बीच जरा सा भी फासला नहीं, और अंदाजा इतना सटीक कि आखिरी पल में सारे तीर एक सीध में मिल गए। तीरंदाज विभाग के स्टूडेंट्स को लगा जैसे उनकी नींव हिल गई हो। क्या इंसान वाकई ऐसा कर सकता है? और अगर कर सकता है तो ये कैसी अजीब, खतरनाक प्रतिभा है? कौन हराम? किसने कहा था कि ये लड़का सिर्फ 7 दिन पहले ही दाखिल हुआ है? 7 दिन में कोई इतना आगे बढ़ सकता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर जीनियस कहलाने वाला येशिन कहाँ ठहरता है? वल्ली का चेहरा काला पड़ गया, जिसे उसने कमजोर समझकर ललकारा था। वो आज पूरे मैदान को हिला गया। वो तो 2 तीर भी इतनी कम देर में नहीं छोड़ सकता था। 10 तो दूर की बात थी। शानदार! शतून जी खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज गर्व से भर गई थी। उन्हें पता था कि ये बच्चा हुनरमंद है, लेकिन इतना, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। पूरी शौर्य एकेडमी में शायद 1-2 टीचर ही ऐसा कर सकते थे, और यहाँ एक स्टूडेंट ने वो कर दिखाया। शतून जी से बेहतर कौन जानता था? 5 दिन पहले तक ये वही था जो सही मुद्रा में खड़े होकर तीर भी नहीं चला पाता था, और आज 5 दिन में उसने सबको चौंका दिया। शतून जी मन ही मन खुश थे कि उन्होंने इस असाधारण प्रतिभा को तीरंदाज विभाग में शामिल कर लिया। अब जब तीरंदाज विभाग की टक्कर जादूगरी विभाग से होगी, तो क्या उन्हें अब भी चिंता करनी चाहिए? उधर निया ने बस कंधे उचकाए। उसके लिए ये इतना मुश्किल नहीं था। उसने बस अपने जादू से निशाने को लॉक किया था और अपनी अभ्यास से तेज, लचीली उंगलियों से वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लगता था। बस एक छोटा सा खेल था। फिर ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आसमान टूट पड़ा हो? निया को अंदाजा ही नहीं था कि उसने पूरे मैदान को हिला दिया है। उसे बाकी लोगों के चेहरों की परवाह नहीं थी। उसकी नजर सीधी शतून जी पर गई। टीचर शतून जी, उसने शांत स्वर में पूछा, इस मुकाबले में जीता कौन? मैदान फिर से चुप हो गया। सबकी निगाहें अब फैसले पर टिक गईं, और वल्ली की मुट्ठियां इतनी कस गई कि उंगलियों की नसें नीली पड़ गईं, क्योंकि अगला पल सिर्फ हार का ऐलान नहीं करने वाला था। वो किसी की इज्जत, किसी के घमंड और किसी के भविष्य का फैसला भी सुनाने वाला था।
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 222। मुकाबले का फैसला अभी हुआ नहीं है। शतून जी की आंखों में खुली खुशी साफ झलक रही थी। वो निया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई छुपा खजाना मिल गया हो। चेहरे पर गर्व, आंखों में चमक और दिल में उमड़ता उत्साह। उन्होंने गला साफ किया और ऊंची आवाज में कहा, तेरी कला बेमिसाल है। लेकिन आखिर में निशाने पर कुल 10 ही तीर गिने जाएंगे, इसलिए 10 अंक मिलेंगे और वली को भी 10 अंक। ये मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है। मैदान में हलचल हुई। निया ने बस हल्के से कंधे उचका दिए। उसके लिए तो ये पहला मुकाबला बस हाथ गर्म करने जैसा था। असल मजा तो अभी बाकी 2 मुकाबलों में था। लेकिन जहां निया बेपरवाह खड़ी थी, वहीं वल्ली के चेहरे पर अंधेरा छा गया। वो सोचकर आया था कि आज वो इस नए लड़के को सबके सामने कुचल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। भले ही शतून जी ने मुकाबला बराबर घोषित किया हो, सबके दिल में साफ था कि सटीकता, रफ्तार, ताकत और हुनर, हर मामले में निया उससे आगे थी। भीड़ की सोच बदल चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो उसे कचरा समझ रहे थे, अब कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उल्टा, जो इस चुनौती का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही वली अब सबसे ज्यादा शर्मिंदगी में खड़ा था। सबको यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएगा। किसे पता था कि पहला ही मुकाबला उसे दबा देगा। अगर शतून जी चाहते तो इसी वक्त निया को विजेता घोषित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि पहले से 3 मुकाबलों की शर्त तय थी, वली को अपनी इज्जत बचाने के लिए बाकी 2 मुकाबले भी खेलने ही पड़ेंगे। लेकिन अब, जब सबने उन पीछा करते तीरों का कमाल देख लिया था, क्या सच में कोई मानता था कि वली जीत पाएगा? भीड़ में बातें बदल चुकी थीं। अब कोई ये नहीं कह रहा था कि निया ने अपनी औकात से ज्यादा सपना देखा है। अब लोग फुसफुसा रहे थे, ये लड़का आखिर आया कहां से? ऐसा बंदा यहां होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? एक जीनियस की बेरहम कला ने सबका आत्मविश्वास हिला दिया था। यहां तक कि बैंगनी क्लास के स्टूडेंट्स भी चुपके से पसीना पोंछ रहे थे। दिल ही दिल में शुक्र मना रहे थे कि वली आगे आया, वरना आज ये करारी हार किसी और के हिस्से आती। अब बारी थी दूसरे मुकाबले की। चलते हुए निशाने पर तीरंदाजी। नियम सीधे थे। इस बार स्थिर निशाने की जगह हवा में घूमते लक्ष्य होंगे। मैदान के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे गोले छोड़े गए। ये धातु के गोले थे, जिन्हें एक जादूगर ने जादू से सक्रिय किया था। जादू भरते ही वो हवा में तेजी से इधर उधर भागने लगे। इतनी तेज चाल कि अगर ध्यान जरा सा भी हटा तो बस सुनहरी परछाइयां दिखतीं। तीरंदाज विभाग के कई स्टूडेंट्स इन धातु गोलों पर अभ्यास करते थे, लेकिन पहले साल के स्टूडेंट्स को इनका सामना कम ही मिलता था। इस मुकाबले में दोनों को 100 तीर मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा गोलों को गिराएगा, वही विजेता। वली की आंखों में फिर हल्की चमक लौटी। चलते निशाने पर तीर चलाना उसकी खासियत थी। पहले साल का स्टूडेंट होने के बावजूद उसने चुपचाप इन सुनहरे गोलों पर खूब अभ्यास किया था। वो चाहता था कि सही मौके पर अपनी कला दिखाकर खुद को सबसे अलग साबित करे। पहले मुकाबले से पहले उसे पूरा भरोसा था। चलते निशाने में वो पहले साल के तीर धनुष वाले तीरंदाजों में सबसे आगे है। लेकिन अब, जब उसके सामने निया शांत चेहरे के साथ धनुष संभाल रही थी, तो उसके दिल की गहराई में एक सवाल चुभने लगा। क्या आज सच में उसकी जीत होगी, या फिर यह दूसरा मुकाबला उसकी बची खुची शान भी छीन लेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 223। मैं हार मानता हूं। जब वल्ली ने अपने बगल में खड़ी निया को देखा, जो बिल्कुल आराम से, ढीले कंधों और शांत चेहरे के साथ खड़ी थी, उसके सीने में अजीब सा खालीपन उतर आया। उसे लगा जैसे उसकी सांस ही कम पड़ रही हो। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घटिया कर्म किया था, उसने मन ही मन कराहते हुए सोचा, जो भगवान ने मेरे आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए ऐसा राक्षस मेरे सामने खड़ा कर दिया।
अगले ही पल उसे याद आया, भगवान ने उसे नहीं भेजा था, उल्टा वही खुद जाकर इस राक्षस को ललकार लाया था। अगर उस वक्त मौका मिलता तो शायद वल्ली खुद को वहीं एक जोरदार थप्पड़ मार देता। बहुत फुर्सत थी क्या, उसने दांत भींचे, जो जाकर इस मुसीबत को छेड़ आया। पहले उसे दूसरे मुकाबले पर पूरा भरोसा था, अब वही मुकाबला उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था। दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। निया ने अपने हिस्से के 100 तीर उठाए, धनुष को हल्का सा घुमाया, उंगलियां चटकाईं और आराम से धातु के गोलों की दिशा में बढ़ गई। वल्ली ने दांत कसे, अपना तरकश उठाया और उसी ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में निया के 100 तीर खत्म और वल्ली अब भी आधे तीर हाथ में लिए खड़ा था। उसका गला सूख गया। जब उसने नीचे जमीन पर बिखरे धातु के गोलों को देखा तो उसके पेट में जैसे मरोड़ उठी। गिने चुने कुछ गोले ही उसके तीरों से गिरे थे, बाकी सब के सब निया ने गिराए थे। मैदान में खड़े स्टूडेंट्स पत्थर बन चुके थे। निया के कम से कम 95 तीर सीधे गोलों पर लगे थे। वो सुनहरे गोले हवा में बिजली की रफ्तार से भाग रहे थे। स्थिर निशाना तो थे ही नहीं। ऐसे लक्ष्य को मारना ही अपने आप में मुश्किल था, और यहां तो जैसे वो मौत का फरमान बन गया था उनके लिए, जो एक भी गोला ठीक से नहीं गिरा पा रहे थे। दूसरी जीत पूरी तरह एक तरफा। वल्ली दूसरी बार हार चुका था। उसका घमंड जैसे हवा में घुल गया। कंधे झुके हुए, नजरें नीचे, वो धीरे धीरे शतून जी के पास गया। पूरा मैदान उसे देख रहा था। हल्की कांपती आवाज में उसने कहा, टीचर शतून जी, तीसरा दौर रहने दीजिए। मैं हार गया। अब लड़ने को बचा ही क्या था। उसका आत्मविश्वास वहीं खत्म हो चुका था। अगर मुकाबला जारी रहता तो वो तीरंदाज विभाग का चलता फिरता मजाक बन जाता। शतून जी पहले ही बहुत अच्छे मूड में थे। निया की कला उनकी उम्मीदों से कहीं ऊपर निकली थी। उन्हें तो बस जल्दी से मुकाबला खत्म कर उस लड़के को पकड़कर ढेर सारे सवाल पूछने थे। उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। वली ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे मैदान से बाहर चला गया। कल से उसे बैंगनी क्लास का सम्मानित चोगा उतारकर लाल क्लास का अपमानित वस्त्र पहनना होगा। साफ जीत के बावजूद निया का चेहरा हल्का सा उतर गया। सिर्फ 2 राउंड में ही पीछे हट गया। उसने मन ही मन होंठ फुलाए। तीसरा तो असली मजा था। उसके लिए तो ये दोनों बस हाथ गर्म करने जैसे थे। लेकिन अफसोस करने का वक्त नहीं मिला। शतून जी ने उसे पास बुला लिया। उनके मन में सवालों का तूफान था। उधर इतिहास के सबसे भ्रामक मुकाबले से पहले ही मायूस खड़े स्टूडेंट्स अब दूसरी बार मुरझाने वाले थे। मुकाबले से पहले जो शर्त लगी थी उसने सबको लालच में डाल दिया था। 4 शैतान साथियों को छोड़कर बाकी सबने दांव वल्ली पर लगाया था। अब नतीजा सामने था। हारने वालों की जेब ढीली होने वाली थी। वो चारों एक पल की मोहलत दिए बिना अपनी अपनी जीत वसूलने में जुट गए। कोई उधारी से मुकरने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर वो चारों अपने अपने विभागों के प्रमुख खानदानों के वारिस थे। हारने वाले बस मन ही मन उन्हें कोसते रहे और बेबस नजरों से देखते रहे। जब वो चारों हंसते मुस्कराते अपने विभागों की ओर लौट गए, मैदान खाली होने लगा। लेकिन उस दिन की गूंज शौर्य एकेडमी की दीवारों में देर तक गूंजती रही, क्योंकि सबके मन में अब एक ही सवाल था, ये शांत दिखने वाला लड़का आखिर है कौन? और अगर आज उसने सिर्फ हाथ गर्म किए थे तो असली ताकत दिखी तो क्या होने वाला है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।
चैप्टर 224 वीरान तालाब मौका या मौत का रास्ता। और जैसे ही वो एक तरफा मुकाबला हो गया, पूरी शौर्य एकेडमी में उस जीनियस की खबर आग की तरह फैल गई। निया ने लाल क्लास से सीधे सबसे ऊंची मानी जाने वाली बैंगनी क्लास में छलांग मार दी थी। और जब लोगों ने उस चुनौती में उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बारे में सुना, तो बैंगनी क्लास में अब कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई सीनियर तो खास तौर पर पहले साल की बैंगनी क्लास में सिर्फ उसे देखने चले आते। जिज्ञासा से भरी नजरें, दबे स्वर में फुसफुसाहट। लेकिन निया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह ही दो अलग अलग विभागों के बीच अपना दिन बांटती रही। बाहर से शांत, अंदर से अपने हिसाब से चालें चलती हुई। इसी बीच किरीन नीलामी घर से निम्न स्तर के दानव बिस्ट के कोर की पहली खेप तय समय पर आ गई। अब निया की जेब में 3000 से भी ज्यादा लो ग्रेड दानव बिस्ट के कोर थे। लेकिन क्योंकि करम उसके साथ था, उसे अपने धनुष के लिए जालिम से कुछ 100 कोर निकालने पड़े। और जालिम साफ नाराज था। किरीन नीलामी घर ने पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो जालिम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हर महीने बस 3000 के आसपास कोर भेज पाते थे, और वो भी जालिम के लिए ऐसे थे जैसे किसी भूखे शेर के सामने मुट्ठी भर दाना। लेकिन निया के पास और कोई तेज तरीका नहीं था। अगर उसके पास पैसे न होते, तो शायद उसे हर बार बस 2-4 कोर ही मिल पाते। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि तभी तन्मय निझूमी तेज कदमों से उसके पास आया। चेहरे पर चमक, आंखों में खबर। अगले आधे साल के लिए रंगून साम्राज्य के सारे स्टूडेंट्स आपस में मुकाबला करेंगे, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, और जो जीतेगा उसे लूनार के उजड़े इलाके में पड़ा एक परित्यक्त तालाब इनाम में मिलेगा। निया की भौं हल्की सिकुड़ी। इलाका सौंपेंगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। लूनार का उजड़ा इलाका कभी इंसानों की बस्ती था, लेकिन बाद में दानवों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कई साम्राज्यों ने मिलकर इंसानों के लिए एक सुरक्षित जोन तो साफ किया, मगर वहां अब भी भारी संख्या में दानव मौजूद थे। और वो दानव शहरों में छिपे दानवों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। यहां तक कि वीरान तालाब के पास रहने वालों से भी ऊंचे दर्जे के। वो इलाका असल में दानवों का गढ़ था। कोई वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। निया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सम्राट जी का ये इनाम देने का तरीका बड़ा अनोखा है। उसकी आंखों में व्यंग्य था। नागरिकों और जमींदारों के लिए तो अच्छा सौदा है, लेकिन इतना खतरनाक इलाका किसी युवा के सिर मढ़ देना? सेना को भी वहां टिकने में पसीना आ जाए। ये तो बस ऊपर से चमकता हुआ इनाम है। तन्मय ने कंधे उचकाए। कौन सम्राट जी का विरोध करेगा? सेना को बस उस वीरान तालाब के आसपास थोड़ा साफ करना पड़ेगा। असली खतरा तो अंदर है। सम्राट जी बिना नुकसान उठाए फायदा उठाना चाहते हैं। वो खुद कोई जमींदार बनने के चक्कर में नहीं था, लेकिन पूरे साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ स्टूडेंट बनने का खिताब, वो अलग ही बात थी। जो जीतेगा उसे रंगून साम्राज्य का उभरता हुआ सितारा कहा जाएगा। ऐसा खिताब सुनते ही बाकी लोग जलकर राख हो जाए। निया ने धीमे स्वर में कहा, दानवों के इलाके को इंसानों के रहने लायक बनाना, क्या ये सीधे दानवों की गुफा में खुद को परोस देने जैसा नहीं है? तन्मय मुस्कराया। बिल्कुल। ये प्रतियोगिता हर 3 साल में एक बार होती है। इस बार 19वीं बार है। और सुनो, पिछले 18 विजेताओं में से सिर्फ 3 ही उस उजड़े इलाके में घुस पाए। बाकी या तो डर कर लौट आए, या फिर दानवों का निवाला बन गए। उसकी बात के बाद कुछ पल के लिए हवा भारी हो गई। निया की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। खतरा, मौका और ताकत का असली इम्तिहान।
शायद यही वो रास्ता था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन क्या ये इनाम सच में एक मौका था, या फिर सम्राट जी की चालाकी भरी बिसात पर रखी गई अगली बलि? और अगर निया ने इसमें कदम रखा, तो क्या वो दानवों की जमीन पर राज करेगी, या उसी जमीन में दफन हो जाएगी? अगला अध्याय शायद इस सवाल का पहला जवाब लेकर आएगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 225। टॉप 10 में आना होगा ये तो नामुमकिन है। उसकी वो बात सुनकर अगर वे वहां टिक पाए तो वे साधारण किसान तो बिल्कुल नहीं रहे होंगे। निया ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसने अभी तक किसी दानव से आमना सामना नहीं किया था, लेकिन अलग अलग जगहों से उनकी क्रूरता की कहानियां जरूर सुनी थी। हालांकि उसे दानवों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर उनके अंदर मौजूद दानवीय कोर में उसकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आंखों में एक चमक सी कौन थी। अरे बिल्कुल, तन्मय निझुमी ने जोश में मुट्ठी भींच ली। वो तीनों अब वीरान भूमि के प्रमुख हैं। वहां उनके अपने नियम चलते हैं। चाहे तो रंगून साम्राज्य के सम्राट जी के आदेश भी नजरअंदाज कर सकते हैं। अपने अपने शहरों में वो आजाद शासक जैसे हैं। कितना जबरदस्त है ना। भले ही तन्मय निझुमी काले कछुए परिवार का युवा स्वामी था, लेकिन उन विशेष अधिकारों वाले प्रमुखों के लिए उसके दिल में गहरी इज्जत थी। निया ने उसे एक तिरछी नजर से देखा, फिर ऐसे बोली जैसे अभी अभी ध्यान आया हो। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इसमें हर्बलिस्ट के लिए भी जगह होगी? हर्बलिस्ट और पुजारी सहायक पेशे माने जाते थे। वे शायद ही कभी सीधे मुकाबले में उतरते थे। आमने सामने की लड़ाई में बाकी पेशों के लोग एक ही पल में हर्बलिस्ट को ढेर कर सकते थे। कम से कम पुजारियों के पास हल्की ढाल और बंधन जैसी सुरक्षा कला तो थी, लेकिन हर्बलिस्ट वे तो सबसे कमजोर थे। reader_content_picture उनके पास लड़ने की कोई ताकत ही नहीं थी। तन्मय निझुमी अभी तक आधे साल बाद होने वाली प्रतियोगिता के ख्याल में आस्तीने चढ़ाए खड़ा था, पर निया की बात सुनते ही उसके होंठ फड़के, चेहरा जोश से उतरकर ढीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, अगर हर्बलिस्ट शामिल भी हुए तो बस पीटेंगे ही। और वैसे भी हमें पहले शौर्य एकेडमी के टॉप 10 में आना होगा, तभी रंगून साम्राज्य की तरफ से हिस्सा ले पाएंगे। पिछले कई सालों में न टॉप 10 में न टॉप 100 में किसी हर्बलिस्ट का नाम दिखा था। सच में बेहद दयनीय हालत थी। निया ने आखिरी कौर निगला, हाथ झाड़े और हल्की मुस्कान के साथ बोली, इन सब ख्यालों में समय बर्बाद करने से अच्छा है स्लीपिंग पोशन बनाना सीख लो। अगले हफ्ते परीक्षा है। अगर फिर फेल हुए तो बैंगनी क्लास से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हर क्लास में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिए जाते थे। अगर कोई एक महीने में 4 बार फेल हो जाए तो उसे क्लास को अलविदा कहना पड़ता था। दुर्भाग्य से तन्मय निझुमी इस महीने तीनों असाइनमेंट में फेल हो चुका था। एक और चूक और बैंगनी क्लास से विदाई पक्की। निया की बात सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तो जीजान लगाकर पढ़ाई की थी, हर स्टेप रट लिया था, फिर भी नतीजा ऐसा क्यों? और इधर निया, जो दिन का आधा समय गायब रहती थी, हर बार परफेक्ट पोशन बना देती थी। सबसे तेज, टीचर की सिर्फ तारीफ ही तारीफ। तन्मय निझुमी लगभग 24 घंटे जड़ी बूटी की पढ़ाई में लगा रहता था, सिवाय सोने और खाने के। और निया शायद दिन में 5 घंटे भी मुश्किल से पढ़ती हो। फिर भी वो पास और वो फेल। ये नाइंसाफी थी, पूरी तरह नाइंसाफी। वो मायूस होकर वहीं बैठ गया। उसे निया की प्रतिभा पर शक नहीं था, लेकिन दिल में चुभन तो थी। उसने धीरे से सिर उठाया, आंखों में उम्मीद की झलक लाते हुए कहा, अरे छोटे, इस बीच मैं तेरे साथ अच्छा ही रहा हूं। तो क्या तू? उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि निया की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे उसके दिमाग में कोई नई योजना जन्म ले चुकी हो। और शायद अगला पल तन्मय निझुमी की किस्मत ही बदल देने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जाने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।
और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 226 उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो। हालांकि तन्मय निझुमी को अपनी हालत पर बड़ी नाइंसाफी महसूस हो रही थी, फिर भी उसे अपना शुरुआती प्लान याद था, किसी ताकतवर के सहारे आगे बढ़ना। और वो ताकतवर कौन था? ये तो साफ था, निया उसकी छोटी चालाकी को हाथ की रेखाओं की तरह पढ़ चुकी थी। उसे मालूम था कि तन्मय उससे मदद मांगने वाला है। असल में जड़ी बूटी की क्लास उसके लिए सच में आसान थी। ज्यादातर समय तो बस पोषण बनने की प्रक्रिया एक बार देख लेती और उसे समझ आ जाता। जहां तक उसकी प्रतिभा की बात थी, वो मानती थी कि ये शायद उसकी मां से मिली विरासत है। इस शरीर की असली मालिकिन ने अपनी मां का हुनर पाया था। उधर तीर धनुष वाले तीरंदाज विभाग में भी उसकी पढ़ाई अब पटरी पर थी। पहले जितनी मेहनत अब नहीं करनी पड़ती थी। इसी वजह से निया ने मन मारकर तन्मय की मदद के लिए हाँ कर दी। तन्मय उछल पड़ा। हाँ, मुझे पता था तू सबसे वफादार है। ये मुसीबत पार कर लूं ना तो मैं तुझे एक एज्योर क्रिस्टल पोशन सेट दिलाऊंगा। उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे अभी से जश्न मना रहा हो। एज्योर क्रिस्टल पोशन सेट, हर्बलिस्टों का खजाना। उससे पोषण का असर भी बढ़ता और स्थिरता भी। एक एक नली की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं। पूरा सेट करीब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। निया ने भौं उठाई। कहीं खजाना तो नहीं मिल गया तुझे? तन्मय हंस पड़ा। अरे, कुछ दिन पहले तीरंदाज विभाग में जो तमाशा हुआ था, याद है? मैंने तुझे बुलाया भी था, तू आई नहीं। आर्यन ने शर्त लगवाई थी और हमने ढेर सारा सोना कमा लिया। निया का चेहरा सपाट हो गया। तो मतलब मेरी चुनौती को तुम लोगों ने जुए का अड्डा बना दिया था? मन ही मन उसने उन चारों को कोसा। सच में शैतान थे सब। चल, अब देर हो रही है। निया उठ खड़ी हुई। दोपहर में मुझे काम है, कल शाम से तुझे पढ़ाऊंगी। तन्मय ने ठुड्डी हाथ पर टिका दी। वैसे तू इन दिनों कर क्या रहा है? बड़ी रहस्यमयी बनता फिर रहा है। निया ने हल्की मुस्कान दी। राज है। और बिना पीछे देखे चली गई। जड़ी बूटी विभाग के गेट से गुजरते हुए वो एक स्टोरेज रूम में फिसल गई। अंदर पहुंचते ही उसने हर्बलिस्ट का बैज उतारा और तीरंदाज विभाग का बैज लगा लिया। बैंगनी क्लास में आने का सबसे बड़ा फायदा यही था, कपड़े बदलने की झंझट नहीं। सभी विभागों की वर्दी एक जैसी, फर्क बस सीने पर लगे बैज का। वो अभी भेस बदलने का पोषण निकाल ही रही थी कि उसके दिमाग में जालिम की ठंडी आवाज गूंजी। उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। निया ठिठक गई। क्या मतलब? वो नकाब ठीक करते हुए मन ही मन बोली। उसके लिए तो वो प्रतियोगिता बस कुछ स्टूडेंट्स की शोहरत की लड़ाई थी। इनाम भी उसे खोखला ही लगा था। दानवों से भरी वीरान भूमि किसे चाहिए? जालिम की आवाज गंभीर थी। मैंने पहले भी कहा है, अपनी ताकत वापस पाने के लिए मुझे दानवी कोर निगलने पड़ते हैं। ये आखिरी उपाय है। अगर तुझे जीवित दानवों का झुंड मिल जाए तो उनके शरीर से निकलने वाली बुरी आभा कोर से भी ज्यादा असरदार होगी। निया के होश उड़ गए। जीवित दानवों का झुंड? मतलब उसे दानव पकड़कर कैद करने होंगे? जालिम बिल्कुल शांत था। अगर ऊंचे दर्जे के दानव मिल जाए तो मेरी ताकत जल्दी लौटेगी और तेरी मुहर भी जल्दी टूटेगी। निया के होंठ फड़के। ऊंचे दर्जे के दानव? और हम उन्हें पालेंगे? कहीं ऐसा न हो कि उन्हें खिलाने के चक्कर में वो मुझे ही खा जाए। उसके भीतर लालच और डर दोनों टकरा रहे थे। मुहर जल्दी टूट जाए, ये सपना था, पर जान भी प्यारी थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। लेकिन अब एक बात साफ थी, वीरान भूमि का इनाम शायद सिर्फ जमीन नहीं था, शायद वो जालिम की आजादी की कुंजी थी। और अगर निया ने सच में उस रास्ते पर कदम रख दिया तो अगला मुकाबला स्टूडेंट से नहीं, सीधे दानवों से होगा। क्या वो इस खेल में शिकारी बनेगी या खुद शिकार बन जाएगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 227। क्या कोई मुझ पर नजर रखे हुए है? अगर दानव को छोटे खरगोशों की तरह पकड़कर पिंजरे में रखा जा सकता तो मंथन ग्रह के सारे साम्राज्य उनके सिरदर्द से कब के मुक्त हो चुके होते
और जालिम चाहता था कि निया उन दानवों को काबू करके कैद करे। या तो वो पागल हो गया था, या फिर निया खुद अपना दिमाग खो बैठी थी। जालिम की ठंडी, आत्मविश्वास भरी आवाज उसके भीतर गूंजी। कोई समस्या नहीं होगी। अगर प्रतियोगिता से पहले तीसरी मुहर खोल दी जाए तो मेरी ज्यादातर ताकत लौट आएगी। फिर मैं वीरान भूमि में तुम्हें पैर जमाने में मदद कर सकूंगा। उसके लहजे में ऐसा भरोसा था जैसे दानव उसके लिए धूल से ज्यादा कुछ न हो। निया ने गहरी सांस ली। तीसरी मुहर खुलने में कितना समय लगेगा? अब तक उसे जालिम की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था तीसरी मुहर टूटते ही सब बदल जाएगा। जालिम ने शांत स्वर में कहा, अगर आज रात 70,000 डेमोनिक कोड जुटा लो तो अभी खोल सकता हूं। 70,000? मजाक कर रहे हो क्या? निया का मन किया दीवार से सिर पटक ले। ये मांग हर बार और बेहुदा होती जा रही थी। उसे साफ याद था, उन्होंने राजकोष से चुराए गए हजारों उच्च स्तर के दानव कोड पहले ही निगल लिए थे। फिर भी अभी 70,000 निम्न स्तर के कोर और चाहिए। उसने आसमान की तरफ देखा। मुहर तोड़ने का रास्ता जैसे अंतहीन खाई बन गया था। जालिम फिर बोला, कोर जुटाती रहो, लेकिन उससे पहले काला जादू और तीरंदाजी दोनों की नींव मजबूत करो। तीरंदाज विभाग में आने के बाद तुम्हारी तीरंदाजी पर मुझे चिंता नहीं, पर पिछले आधे महीने से तुमने श्राप का अभ्यास नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रति रुक जाएगी। निया खुलकर श्राप का अभ्यास नहीं कर सकती थी। बोयान अभी भी उस रहस्यमय काला जादूगर की तलाश में था, और सच कहे तो उसे भी महसूस हो रहा था कि वो ठहर गई है। जालिम की आवाज गंभीर हो गई। भेड़ की खाल वाली किताबों के श्राप अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी बुनियाद कमजोर है। निया ने होंठ भींचे। आज रात काला जादू टावर जाऊंगी। सिर्फ एक किताब के सहारे मजबूत नींव नहीं रखी जा सकती थी। उसे और ग्रंथ चाहिए थे। उस रात जब तन्मय निझूमी और लकी शिंदे गहरी नींद में थे, निया चुपचाप छात्रावास से निकल गई। रात घनी थी, हवा में ठंडक थी। काला जादू विभाग की ओर बढ़ते हुए दूर से ही टावर की पहली मंजिल पर जलती मोमबत्तियों की रोशनी दिख रही थी। अंधेरे में वो रोशनी किसी चौकन्नी आंख जैसी लग रही थी। टावर वैसा ही सुनसान था जैसा पिछली बार था। निया धीरे धीरे कदम रखती अंधेरे में आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठी, जैसे कोई अनदेखी नजर उसे घूर रही हो, जैसे हवा में कोई खतरा तैर रहा हो। वो सीधा अंदर नहीं गई, रुक गई। चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। पेड़ों की परछाइयां, दीवारों की रेखाएं, सब सामान्य। कुछ पल बीते, कोई हलचल नहीं। क्या ये बस उसका वहम था? उसका दिल फिर भी शांत नहीं हुआ। जालिम, देख सकते हो क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं? उसने मन ही मन पुकारा। जालिम की इंद्रियां उससे कहीं तेज थीं। अगर सच में कोई खतरा था तो वो जरूर महसूस कर लेगा। अंधेरे में खड़ी निया ने अपनी सांसें रोकीं। रात जैसे अचानक और गहरी हो गई। उसे अभी पता नहीं था, ये बेचैनी उसकी कल्पना नहीं थी, और शायद अगले ही पल कोई साया उसके पीछे खड़ा होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 228 मौत के जाल में फंस गई निया। जालिम ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे वो आसपास की हर हलचल को बारीकी से परख रहा हो। कुछ ही पल बाद उसकी आवाज निया के दिमाग में गूंजी, इस बार गुस्से से भरी हुई। अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ।
एक पल भी मत रुको। निया का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? क्या आज रात काला जादू टावर में सचमुच खतरा था? जालिम की आवाज भारी हो गई। यहाँ किसी ने उच्च स्तर का अनुभूति जादू बिछा रखा है। जैसे ही तुम इस इलाके में आई, संभव है तुमने उसे सक्रिय कर दिया हो। उसके स्वर में खींच साफ थी। वो निया पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठा था, इसलिए हर वक्त आसपास पर निगाह नहीं रख पाया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस सुनसान टावर में कोई इतना ऊंचा जादू बिछा देगा। निया जादू में पारंगत नहीं थी। वो उस अदृश्य जाल को पहचान ही नहीं सकती थी। सौभाग्य से उसकी सतर्कता ने उसे पहले ही रोक लिया था। वो बिना देर किए परिसर से बाहर निकलने को मुड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक काला जादू टावर के दोनों ओर सैकड़ों प्रकाश क्रिस्टल जगमगा उठे। पूरा इलाका चकाचौंध रोशनी में नहा गया। निया झटके से मुड़ी और दीवार की दरार में खुद को छिपा लिया। दिल में झुंझलाहट उबल पड़ी। धत तेरे की, ये जादू! रोशनी के बीच टावर के द्वार से एक लंबा, पतला साया धीरे धीरे बाहर आया। निया की सांस अटक गई। बोयान! उसने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। एक अशुभ आभास भीतर फैल गया। क्या वो उसी का इंतजार कर रहा था? अगर उसे जादू की समझ ज्यादा होती, तो शायद वो पहले ही जाल पहचान लेती। अदृश्य जादू ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, चाहे वो कितनी ही कुशल चोर क्यों न हो। जिस चीज का ज्ञान न हो, उससे बचना मुश्किल है। बोयान दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसकी चाल नपीतुली थी, आंखें तेज, जैसे हर कोना भेद रही हों। चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो आगे नहीं बढ़ा, बस मूर्ति के सामने खड़ा होकर टावर के एकमात्र निकास को रोक लिया। जालिम ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। वो तैयारी करके आया है। अनुभूति जादू सक्रिय होते ही संकेत जादूगर तक पहुंच जाता है। उसे अब तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका होगा। फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बोयान, रंगून साम्राज्य का एकमात्र महाधीश। अगर जालिम खुद उसके जाल में न फंसे, तो बोयान में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खोज पाए। लेकिन इस बार वो चाल में फंस गए थे। निया ने दांत भींचे। मेरी गलती थी। वो क्या चाहता है? उसने धीमे से पूछा। जालिम ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान ताकत और इस अनुभूति जादू के असर के साथ यहाँ से निकल पाना असंभव है। अगर जालिम अपनी पुरानी ताकत में होता, तो महाधीश की परवाह तक नहीं करता। शायद इसी लापरवाही ने उन्हें इस जाल में ला खड़ा किया था। जालिम खुद भी भीतर से खिन्न था। निया के माथे पर पसीना चमक उठा। उसे साफ समझ आ गया, बोयान यहाँ यूं ही नहीं आया था। परीक्षा के दौरान जो श्राप उसने डाला था, उसी की गंध उसे यहाँ तक खींच लाई थी। रात की ठंडी हवा अब भारी लगने लगी। रोशनी के घेरे में खड़ा महाधीश और अंधेरे में छिपी निया। खेल अब साधारण नहीं रहा था। क्या वो आज अपनी पहचान खो देगी, या इस जाल से निकलने का कोई चमत्कारी रास्ता निकलेगा? अगला पल तय करेगा। शिकार कौन है और शिकारी कौन? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 229 यदुराज का अचानक सामने आना। अगर निया को पहले से पता होता कि वो श्राप इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, तो वो सीधा एंटीडोट चुराने की कोशिश करती। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। बोयान ने पहले ही यह जादू बिछा दिया था, सिर्फ उसके प्रकट होने का इंतजार करने के लिए। निया का दिल बैठता जा रहा था कि तभी सन्नाटे में एक और परछाई उभरी। धूसर चोगा पहने एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी धीरे धीरे काला जादू टावर की ओर चला आया। उसके कदम शांत थे, चेहरा बेबस सा। वो मूर्ति के पास खड़े बोयान के करीब जाकर रुका। बोयान प्रमुख जी, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, इन दिनों आप काला जादू टावर में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। सब ठीक तो है? बोयान ने हल्की मुस्कान दी। उसकी नजर बूढ़े पर ठहरी। कितने साल हो गए, यदुराज?
जब आप आखिरी बार इस टावर से बाहर निकले थे? बूढ़े ने सिर हिलाया। याद नहीं। जरूरत न हो तो मैं इस भूमि को छोड़ता नहीं, बोयान ने सीधे कहा। यदुराज, मैं यहां उस स्टूडेंट को पकड़ने आया हूं जिसने शौर्य एकेडमी के काला जादू विभाग का स्टूडेंट बनकर भेस बनाया था। अगर आपको कुछ और कहना नहीं तो कृपया मुझे अपना काम करने दें। उसका लहजा शांत था पर दृढ़। लेकिन निया के कानों में एक नाम गूंजता रह गया, यदुराज। उसकी आंखें फैल गईं। यही तो उस भेड़ की खाल वाली किताब के लेखक का नाम था। उसकी नजर उस झुकी हुई आकृति पर टिक गई। उसे भलीभांति पता था कि उस किताब के श्राप कितने शक्तिशाली थे। लेकिन जब जालिम ने पहले उसे परखा था तो उसमें जादू का जरा सा भी चिन्ह नहीं मिला था। वो तो बिल्कुल साधारण बूढ़ा लगता था। तो फिर ऐसा व्यक्ति इतने भयानक श्रापों की किताब कैसे लिख सकता था? निया की आंखों में जटिल भाव उभरे। वो किताब, उसी से तो उसके काला जादू की राह शुरू हुई थी। कह सकते हैं यदुराज ही उसके इस मार्ग के गुरु थे। यदुराज ने हल्की सांस छोड़ी और सामने की मूर्ति की ओर देखा। बोयान एलजी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आपसे भूल हो रही है। काला जादू विभाग में कोई भेस बदलने वाला नहीं है। वहां सिर्फ एक स्टूडेंट है जो काला जादू सीखने की कोशिश कर रहा है। ये शब्द सुनते ही बोयान और निया दोनों स्तब्ध रह गए। निया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यदुराज को उसके अस्तित्व का पता था? अगर था तो कब से? और उन्होंने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? दूसरी ओर बोयान की आंखों में भी आश्चर्य झलक उठा। सभी जानते थे शौर्य एकेडमी के काला जादू विभाग में वर्षों से कोई नया भर्ती नहीं हुआ था। वहां केवल यदुराज ही टीचर थे। अगर वो मान ले कि वो स्टूडेंट असली है तो इसका मतलब साफ था, वो उसका अपना शिष्य है। बोयान अचानक हंस पड़ा। उसकी नजर एक पल के लिए उस जगह पर गई जहां निया छिपी थी, जैसे उसे सब पता हो फिर भी चुप हो। अगर वो आपका स्टूडेंट है तो फिर भेस बदलने वाला नहीं हुआ, उसने शांत स्वर में कहा। ये सुनकर अच्छा लगा कि काला जादू विभाग में आखिरकार कोई शिष्य आया। इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? चिंता मत कीजिए। जब मैंने विभाग को खुला रखने का निर्णय लिया है तो आपको नए स्टूडेंट भर्ती करने का पूरा अधिकार है। रोशनी के बीच खड़े बोयान की मुस्कान गहरी हो गई। अंधेरे में छिपी निया की उंगलियां मुट्ठी बन गईं। क्या सच में मामला यहीं खत्म हो गया था या असली खेल अब शुरू होने वाला था? क्योंकि अगला कदम तय करेगा। क्या निया खुलेआम काला जादू की शिष्या बनेगी या फिर महाधीश की नजरों में और गहराई तक फंस जाएगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 230 काले जादू विभाग के पहले स्टूडेंट की पहचान। जब उनकी बातचीत खत्म हुई तो अब आप जा सकते हैं। मुझे अपने स्टूडेंट से कुछ बात करनी है। यदुराज ने सीधी नजर से बोयान प्रमुख जी की ओर देखा। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर चौकन्नापन साफ झलक रहा था। उन्हें अंदेशा था प्रमुख अगला कौन सा कदम उठाएंगे। बोयान हल्का मुस्कुराए। निश्चिंत रहिए, जो काम लेकर आया हूं वो पूरा करके ही जाऊंगा। यदुराज तनिक भी ढीले नहीं पड़े। और कौन सा काम बाकी है? वो उतावलेपन में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। उन्हें अंदाजा हो चुका था जिस युवक को बोयान ने ढूंढ निकाला है वही वह स्टूडेंट है जिसके पास उनकी भेड़ की खाल वाली किताब है। काला जादू का रास्ता तो कब का वीरान हो चुका था। ऐसे में जो बच्चा उस राह पर पहला कदम रखे उसे वो किसी भी हाल में आघात नहीं पहुंचने देंगे। बोयान कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीमे सोचे समझे स्वर में बोले, 6 महीने बाद रंगून साम्राज्य के हर कोने से स्टूडेंट एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। शौर्य एकेडमी भी हर विभाग से 1 या 2 स्टूडेंट भेजेगी। अब जब काला जादू विभाग में भी एक स्टूडेंट है तो इस वर्ष उसे भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। क्या ये मजाक है? यदुराज की आंखें फैल गईं। आप जानते हैं
मंथन ग्रह के लोग काला जादू को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बोयान ने भौं उठाई। क्यों नहीं? उनकी आवाज में तर्क की धार थी। इसे जोखिम मत समझिए, अवसर समझिए। अगर आपका स्टूडेंट रंगून साम्राज्य के सारे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को परास्त कर दे, तो क्या वो ऐतिहासिक क्षण नहीं होगा? उन्होंने आगे कहा, क्या आप नहीं चाहते कि काला जादू फिर से मंच पर खड़ा हो? उसे यूं ही लुप्त हो जाने दें? हवा जैसे थम गई। इस प्रतियोगिता का विजेता सम्राट से वीरान भूमि में क्षेत्र लेने की अनुमति पाएगा। अगर आपका स्टूडेंट वहां दानवों को परास्त कर खुद को स्थापित कर दे, तो क्या अज्ञान लोग फिर भी काला जादू के अस्तित्व से मुंह मोड़ पाएंगे? ये प्रलोभन छोटा नहीं था। लोग काला जादू का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि बहुत पहले निषिद्ध श्रापों का दुरुपयोग हुआ था। लेकिन वीरान भूमि में दानवों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग बिना भीड़, बिना पूर्वाग्रह के किया जा सकता था। साम्राज्य को भी लाभ मिलता, दानवों का नाश होता, और शायद काला जादू को नई सुबह मिलती। अगर वो शिष्य वीरान भूमि में डटकर खड़ा हो गया, तो पूरे मंथन ग्रह में काला जादूगरों का भविष्य बदल सकता था। यदुराज की उंगलियां कांप गईं। क्या आपको यकीन है वो मूर्ख लोग मेरे स्टूडेंट को वहीं गिरफ्तार नहीं कर लेंगे? अनजाने में ही उन्होंने उस अज्ञात युवक को अपना स्टूडेंट मान लिया था। उनकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। बोयान ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं शौर्य एकेडमी का प्रमुख होकर वचन देता हूं। जब तक वो मंच पर खड़े होने की योग्यता रखता है, मैं सबको उसका अस्तित्व स्वीकार करवाऊंगा, चाहे अंतिम विजेता बने या नहीं। उसकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, प्रतिष्ठा की शपथ थी। यदुराज के चेहरे पर संघर्ष झलका। विश्वास करना आसान नहीं था, लेकिन वो इन शब्दों को पूरी तरह नकार भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। अगर आप अपना वचन निभाएंगे, तो मैं अपनी सारी जीवन भर की विद्या उस बच्चे को सौंप दूंगा। फिर उनकी आवाज कठोर हो गई। लेकिन एक शर्त है, प्रतियोगिता तक आप उस बच्चे की जांच पड़ताल नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो भय में जीते हुए आगे बढ़े। कितने वर्षों से उन्होंने किसी नए काला जादूगर को नहीं देखा था। वो युवक उनकी अंतिम आशा था। बोयान मुस्कुराए। आपको मेरा वचन है। उनकी आंखों में हल्की चमक उभरी। यदुराज का उत्तर उन्हीं के लिए सबसे बड़ी गारंटी था। अब वो उत्सुक थे देखने को कि यदुराज के मार्गदर्शन में वह स्टूडेंट कितना आगे बढ़ेगा और मंथन ग्रह की धरती पर एक नया काला जादूगर कैसी लहर उठाएगा। अंधेरे में छिपी निया की सांसें अब और भारी हो चुकी थीं, क्योंकि अब सवाल ये था, क्या वो सच में मंच पर कदम रखेगी, या मंच तक पहुंचने से पहले ही उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 231। फिर से उस रहस्यमयी काले अंधेरे में डूबे टावर में, मंथन ग्रह की धरती पर एक नया काला जादूगर कैसी लहर उठाएगा। अंधेरे में छिपी निया की सांसें अब और भारी हो चुकी थीं, क्योंकि अब सवाल ये था, क्या वो सच में मंच पर कदम रखेगी? अब बस इंतजार करना था और देखना था। बोयान प्रमुख जी अपने मनचाहे उत्तर से संतुष्ट होकर काला जादू विभाग से चले गए। पीछे रह गईं सैकड़ों चमकती प्रकाश क्रिस्टल और वीरान टावर में फैली ठंडी रोशनी। यदुराज ने जाते हुए बोयान की पीठ को देखा। उनके बूढ़े चेहरे पर बेप्सी की हल्की रेखा उभरी। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, फिर अंधेरे में छिपी उस दरार की ओर देखा।
अरे बदमाश बच्चे, बाहर आ जाओ। निया चौंक गई। बोयान को तो अनुभूति जादू की वजह से पता था कि वो कहाँ छिपी है, लेकिन यदुराज जी को कैसे मालूम? एक पल को उसने सोचा, फिर मन शांत किया। उस अकेले बूढ़े में उसे कोई बुरा इरादा महसूस नहीं हुआ। अभी अभी उन्होंने उसकी पहचान भी छिपाई थी। बस एक क्षण सोचा और वो अंधेरे से बाहर आ गई। जैसे ही पतली सी आकृति रोशनी में आई, यदुराज जी की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। सामने खड़ा बच्चा 13-14 साल से ज्यादा का नहीं लगता था। ऊंचाई भी उम्र के बच्चों से कम, शरीर दुबला पतला। बोयान ने कहा था कि इसी स्टूडेंट ने परीक्षा में माया श्राप डाला था। 1 महीने में 4थे स्तर का श्राप, वो भी इतनी कम उम्र में। यदुराज ने सोचा था कम से कम 16-17 साल का होगा। तुम्हारी उम्र क्या है? उन्होंने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। निया ने हल्के से नाक छुई। 13। इतनी कम? यदुराज सचमुच हिल गए। 13 साल का मध्यम स्तर का काला जादूगर? ये कैसे संभव था? फिर भी ये बात करने की जगह नहीं थी। कहीं वो चालाक बूढ़ा लोमड़ी बोयान फिर से सुनने न आ जाए। मेरे पीछे आओ। यदुराज मुड़े और टावर के भीतर चले गए। निया बिना झिझक उनके पीछे होली। टावर वैसा ही था जैसा उसे याद था, शांत, स्थिर, जैसे समय यहां ठहर गया हो। यदुराज पहले की तरह मेज के सिरे पर बैठ गए। निया किताबों के ढेर के पास खड़ी हो गई, सिर झुकाए। आज्ञाकारी। दूसरी मंजिल पर जो भेड़ की खाल वाली किताब रखी थी, वो तुम ले गए थे? यदुराज के मन में अभी भी हल्का संदेह था। सामने खड़ा बच्चा बहुत छोटा लग रहा था। जी हाँ, निया ने साफ साफ उत्तर दिया। वो जानती थी उनमें कोई दुर्भावना नहीं। उन्होंने बोयान से उसे अपना स्टूडेंट कहा, और सच तो ये था, भले सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वो उन्हें अपना गुरु मानती थी। उसी किताब से तो उसने श्राप साधना शुरू की थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ये बूढ़ा जो दुनिया के झंझटों से दूर अकेले टावर में रहता था, उसे अच्छा लगता था। आज वो सामान्य से कम सतर्क थी। यदुराज ने गहरी सांस ली, भीतर उठती उत्तेजना को दबाया। परीक्षा में जो माया श्राप डाला था, वो उसी किताब से सीखा। निया ने सिर हिलाया। हूँ। फिर उसने सिर और झुका लिया। उसके मन में कसक उठी। उसे लग रहा था उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल वही थी। अगर उसने माया श्राप नहीं डाला होता, तो आज वो इस जाल में न फंसती। लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। यदुराज की आंखों में जिज्ञासा, आश्चर्य और हल्की चमक तैर रही थी, और निया को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वो उससे ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो उसकी असली प्रतिभा या उसका सबसे बड़ा रहस्य, दोनों में से किसी एक को उजागर कर देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 232। रंगून साम्राज्य, बस इंतजार करो उस पल का जब मेरा यह वारिस। निया ने जब उसके सवाल के जवाब सही से दे, तब यदुराज जी की आंखें अचानक चमक उठीं। वो आगे झुके, उत्साह से भरी आवाज में बोले, उस किताब में से तुमने कितने श्राप सीख लिए? निया ने बिना छिपाए सीधा जवाब दिया, 4। साधारण श्राप? निया थोड़ा अटकी। अप नहीं, मिक्स श्राप। एक पल को पूरा टावर जैसे शांत हो गया।
यदुराज जी ने गहरी सांस खींची, फिर कुर्सी की पीठ से टिक गए। उस किताब में दर्ज मिक्स श्रापों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। साधारण मिक्स श्रापों से कहीं अधिक जटिल, उसी लेवल के सबसे बेहतरीन और सबसे कठिन। उनके मन में बिजली सी कौंधी। इस बच्चे ने वो किताब कितने समय पहले ली थी? 2 महीने भी नहीं हुए। और 4 मिक्स श्राप? उन्हें याद आया, जब वो पहली बार टावर में आई थी तो शुरुआती किताबें पलट रही थी। मतलब वो बिल्कुल नई थी इस राह पर। 1 महीने में 4 मिक्स श्राप, और उनमें से एक माया श्राप। ये कैसे संभव था? बाहर वालों को शायद इसका अर्थ समझ न आए, लेकिन यदुराज जी भली भांति जानते थे। एक औसत काला जादूगर महीने में 2 साधारण श्राप सीख ले तो ठीक माना जाता है। मिक्स श्राप की बात छोड़िए, दूसरे स्तर के आसान मिक्स श्राप को भी 1 महीने में साधना लगभग असंभव होता है। लेकिन निया ने न सिर्फ किया, बल्कि उनकी कल्पना से कहीं आगे निकल गई। पूरे मंथन ग्रह में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद दूसरा न मिले। यदुराज जी की आवाज कांप गई। माया श्राप के अलावा बाकी 3 कौन से? निया को उनकी आंखों की चमक समझ नहीं आ रही थी। बेजान श्राप, दुर्बलता और सुस्त बुद्धि। बेजान श्राप। यदुराज जी अचानक खड़े हो गए। कुर्सी पीछे से धड़ाम से गिर पड़ी। अब वो निया को उत्साह से नहीं, बल्कि किसी दुर्लभ चमत्कार की तरह देख रहे थे। अब क्या हुआ? निया ने पलकें झपकाईं। वो तो बेजान श्राप ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती थी। क्या उसमें कोई समस्या थी? अद्भुत, अद्भुत। यदुराज जी लंबी लंबी चाल से मेज के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गए। उनकी बूढ़ी आंखों में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। वो 5वें स्तर का मिक्स श्राप है, और तुमने उसे 2 महीने से भी कम समय में साध लिया? उनकी आवाज भर्रा गई। ये तो स्वर्ग का वरदान है। वो पहले ही माया श्राप पर चकित थे। अब ये 5वां स्तर। 5वां स्तर। एक मध्यम स्तर का काला जादूगर वर्षों की साधना के बाद कम से कम 6 महीने लगाता है बेजान श्राप सफल करने में। और ये बच्ची सिर्फ आधे महीने नहीं, सिर्फ थोड़े से समय में। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, ये तो मानव भाग्य के नियमों को चुनौती थी। मंथन ग्रह पर ऐसा दिव्य कौशल पहले कभी नहीं आया। यदुराज जी अचानक ठहाका मारकर हंस पड़े। रंगून साम्राज्य के वो सारे तथाकथित श्रेष्ठ जादूगर और इच्छाधारी जाए भाड़ में। 6 महीने, बस 6 महीने में मैं ऐसा काला जादूगर तैयार कर दूंगा जो पूरे मंथन ग्रह को हिला देगा। उनकी आवाज गूंज उठी। कितने वर्षों से काला जादू उपेक्षित पड़ा था, और आज उन्हें ऐसा शिष्य मिला। सार्थक है। मेरे इतने सालों का इंतजार सार्थक है। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर आंसू बह निकले। निया स्तब्ध खड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था, उसकी साधना किसी के लिए आशा की आखिरी किरण बन चुकी है। लेकिन उसी क्षण उसके मन के कोने में एक सवाल उठा। अगर यदुराज जी को उसकी असली पहचान और उसके भीतर छिपे जालिम के अस्तित्व का पता चल गया, तो क्या उनकी यही आंखें उसी तरह चमकेंगी, या सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 233। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कोई नहीं समझता था। उनके दिल का दुख कितना गहरा था। किसी ने नहीं देखा था वो निराशा। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने काला जादू की राह को वीरान होते देखा,
उन्होंने देखा था कैसे मंथन ग्रह की सेना में उनके पुराने शिष्य युद्ध में एक एक कर गिरते गए, कैसे कभी चहल पहल से भरा काला जादू विभाग खाली इमारत बन गया और उसके स्टूडेंट रास्ता बदलकर जादूगरी विभाग में शामिल हो गए। उसी दिन उनका मन टूट गया था, आशा की लौ बुझ गई थी। जब काला जादूगरों को दबाया गया तो उन्हें भी मानना पड़ा। मंथन ग्रह ने उन्हें त्याग दिया है, देवताओं ने भी मुंह मोड़ लिया है। अनगिनत रातें वो अकेले काला जादू टावर में पहरा देते रहे। आखिरी बची आस्था के सहारे उन्होंने विभाग को बंद होने से रोके रखा, टावर की किताबों की रक्षा की, कहीं कोई उन्हें जला न दे। वो इंतजार करते रहे, बस उस दिन के लिए जब काला जादू फिर लौटेगा, जब कोई मंथन ग्रह के टॉप पर खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने काला जादू की मुहर दिखाएगा। और वो पल आखिर आ गया था। आकाश ने काला जादूगरों को नहीं छोड़ा। यदुराज जी की आवाज भर्रा गई। सालों के इंतजार के बाद आज उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी थी। उन्होंने निया की ओर देखा, उनकी आंखों में दृढ़ता थी। बच्चे, तुम्हारा जन्म काला जादू के लिए हुआ है। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है। बस यही आशा है कि भविष्य में तुम सबसे महान काला जादूगर बनो। निया ने उन्हें जटिल भाव से देखा। शायद वो भी उनके दर्द को कहीं न कहीं महसूस कर रही थी। वो कई बार चुपके से काला जादू विभाग आई थी। उसे पता था अगर इस बूढ़े की जिद न होती तो शौर्य एकेडमी से ये विभाग कब का मिट चुका होता। वो काला जादूगर बनना चाहती थी, लेकिन जानती थी ये राह आसान नहीं है। उसने धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसके भीतर भी आग जल उठी थी। जब उसने सोचा, लोग काला जादूगरों को कैसे देखेंगे जब वो फिर से उभरेंगे। काला जादूगरों ने कुछ गलत नहीं किया था, गलत तो दुनिया की सोच थी। अच्छा, बहुत अच्छा। यदुराज जी ने आंसू पोंछे, भावनाओं को भीतर दबा लिया। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अगर बताना न चाहो तो मत बताना, लेकिन ये जान लो तुम इस बूढ़े पर भरोसा कर सकते हो। मैं शायद अच्छा इंसान न हो, पर जब तक मैं यदुराज जीवित हूं कोई तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकता। वो बूढ़े थे, उन्हें नहीं पता था कितने दिन और जीवित रहेंगे, लेकिन उनके सामने खड़ी यह लड़ाकू उनकी आखिरी आशा थी। अगर 6 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में वो जीत गई तो उसे मंथन ग्रह में एक भूभाग मिलेगा और फिर काला जादू विभाग को फिर से उठने का अवसर मिलेगा। निया इस वचन से स्तब्ध रह गई। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसे लोग नहीं देखे थे जो एक अजनबी की रक्षा के लिए शपथ ले लें। वो उसे जानते तक नहीं थे, फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो काला जादूगर है, वो उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। इस दुनिया में शपथ का अर्थ अलग था। यहाँ लोग अपने सिद्धांतों पर जीते थे। अगर वचन निभा न पाए तो क्षमा मांगने से बेहतर मृत्यु चुनते थे। भले ये दुनिया कठोर थी, पर इसमें वो सम्मान और आस्था थी जो उसकी पुरानी दुनिया खो चुकी थी। निया ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब प्रश्न सिर्फ नाम का नहीं था। प्रश्न था, क्या वो उन्हें अपना असली नाम बताएगी या फिर निशांत बनकर ही इस नई कहानी की शुरुआत करेगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 234। असली नाम जब आया सामने। निशांत नाम उसके गले तक आया, पर बाहर नहीं निकला। फिर उसने यदुराज जी की ओर देखा।
सीधी सच्ची मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम निया जटायु है। यदुराज जी ने नाम दोहराया, निया, जैसे ये नाम उनकी जुबान पर नया हो। ये नाम कुछ स्त्रैन सा था। उनकी आंखें अचानक फैल गईं। क्या तुम लड़की हो? निया हल्के से मुस्कुराए, सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जादुई अंगूठी से एक शीशी निकाली। भेस बदलने का पोषण। थोड़ा सा द्रव्य हथेली पर डाला। यदुराज जी अभी भी स्तब्ध थे। निया ने वो पोषण चेहरे पर मल दिया और आस्तीन से धीरे धीरे पोंछ डाला। जैसे ही सांवला रंग हटने लगा, उसके नीचे से उजली चमकती त्वचा उभर आई। एक पल में एक कोमल, गोरी, गुलाबी गालों वाली युवती यदुराज जी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें निर्मल और उजली थीं। नाक नुकीली और संतुलित। होठ मीठे चेरी जैसे। भले अभी उम्र कम थी, पर यदुराज जी समझ गए, बड़ी होकर ये पूरी दुनिया पर छा सकती है। उन्होंने जीवन में बहुत चेहरे देखे थे। प्रशांत देश की मोहक जलदानवी भी देखी थी। लूनार महाद्वीप की सबसे सुंदर पवित्र लुवाश भी। लेकिन उन सबकी सुंदरता भी इस बच्ची के सामने फीकी थी। वो मानो स्वर्ग से उतरी देवी लगे, और साथ ही इंसानों के बीच छिपी कोई शैतान भी। ऐसी सुंदरता जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत न करे। मानो आवाज से भी उसकी पवित्र शांति टूट जाएगी। तुम? यदुराज जी काफी देर तक निहारते रह गए। फिर जैसे होश आया, चेहरा हल्का लाल हो गया। उन्हें एहसास हुआ वो बहुत देर तक एक छोटी लड़की को देखते रह गए। उन्होंने खांसकर खुद को संभाला। फिर अचानक पूछा, तुम्हारा उपनाम जटायु है? जटायु परिवार से क्या संबंध है? निया ने सहजता से उत्तर दिया, वर्तमान जटायु परिवार के मुखिया धीरज जी मेरे दादा हैं। यदुराज जी ने सिर हिलाया। तो तुम जटायु परिवार से हो? लेकिन उनके माथे पर हल्की चिंता उभर आई। क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम काला जादू सीख रही हो? उनकी आवाज गंभीर हो गई। जटायु परिवार का स्थान ऊंचा था। ऐसा प्रतिष्ठित परिवार क्या कभी अपने बच्चों को काला जादू अपनाने देगा? निया ने नाक छुई। मेरे माता पिता कई वर्ष पहले गुजर गए। दादाजी को नहीं पता कि मैं काला जादू पढ़ रही हूं। उन्होंने तो मुझे शौर्य एकेडमी भेजा था ताकि मैं हर्बलिस्ट विशेषज्ञता सीखूं। हर्बलिस्ट? यदुराज जी ने हल्की हंसी उड़ाई। हर्बलिस्ट विशेषज्ञता नई पीढ़ी में लोकप्रिय थी, लेकिन जिसमें काला जादू का ऐसा दिव्य कौशल हो, उसे जड़ी बूटी में लगाना, ये तो प्रतिभा की बर्बादी थी। निया मुस्कुरा दी। उन्हें देखकर साफ था, उनकी आंखों में काला जादू के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। यदुराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम आगे भी यूं ही छिपती रहोगी? उन्होंने धीमे से जोड़ा, तुमने उस चालाक बोयान की बातें सुनी थी। वो अब जांच नहीं करेगा, लेकिन चाहता है कि तुम 6 महीने बाद की प्रतियोगिता में हिस्सा लो। उन्होंने सीधा उसकी आंखों में देखा। अभी तुम अपनी पहचान छिपा सकती हो, लेकिन अगर तुम जीत गई, तो सम्राट स्वयं तुम्हें विजेता घोषित करेंगे। उनकी आवाज भारी हो गई। तब तुम छिप नहीं पाओगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। निया चुप रही। वो जानती थी, ये सिर्फ पहचान का सवाल नहीं था। ये पूरे मंथन ग्रह के सामने खड़े होने का प्रश्न था। अगर उसने जीत लिया, तो उसका नाम, उसकी शक्ति, उसका अस्तित्व सब उजागर हो जाएगा। और शायद जटायु परिवार
साम्राज्य और पूरी दुनिया उसे स्वीकार करेगी या फिर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो उस दिन तक निशांत बनी रह पाएगी या उससे पहले ही कोई उसकी सच्चाई की परतें खोल देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 235। जब तक तुम महाकाले जादू तक नहीं पहुंचती, जटायु परिवार चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, अगर सम्राट स्वयं जांच करना चाहे तो कोई भी उनकी नजर से छिप नहीं सकता। यदुराज जी को चिंता थी, कहीं निया अपनी पहचान उजागर होने के डर से प्रतियोगिता से पीछे न हट जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बोयान प्रमुख से किया वादा पूरा नहीं कर पाएंगे और काला जादू फिर कभी उजाले में नहीं आ पाएगा। लेकिन उनकी चिंता व्यर्थ थी, भले वो न कहते। निया पहले ही जालिम से वादा कर चुकी थी कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। उसे अपनी सील तोड़नी थी, जितनी जल्दी हो सके। इसलिए वो काम करेगी जो उसे आगे बढ़ा सके। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, निया ने शांत स्वर में कहा। अगर मैं फाइनल तक पहुंची तो अपने असली रूप में सामने आऊंगी। उसकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं थी। यदुराज जी ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो क्या वो तुम्हें परिवार से निकाल नहीं देंगे? उनके शब्दों में झिझक थी। वो काला जादू की पुरानी महिमा लौटाना चाहते थे। सिर्फ प्रतियोगिता जीतना काफी नहीं था। निया को वीरान भूमि में अपनी जड़ें जमानी होंगी। वो राह लंबी और कठिन थी, और अगर जटायु परिवार ने उसे काला जादूगर होने के कारण निकाल दिया तो? निया हल्के से मुस्कुराई। दादाजी मुझे कभी जटायु परिवार से नहीं निकालेंगे। निकाल देंगे। उसे याद आया, धीरज जी उसे लेकर कितने संरक्षक थे, और जटायु की आत्मा तो उसके शरीर में ही थी। क्या कोई अपने ही पौराणिक पशु को घर से निकालता है? जब तक परिवार में कोई पागल न हो, वो उसका साथ देंगे, चाहे वो साम्राज्य के विरुद्ध क्यों न खड़ी हो जाए। और धीरज जी तो पहले ही इशारा कर चुके थे कि वो ही अगली उत्तराधिकारी होगी। उसे कौन निकालेगा? खुद वो? निया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। भले उसने अपनी पहचान खोल दी थी, लेकिन जटायु परिवार की जड़ों से जुड़ी बातें वो किसी से साझा नहीं कर सकती थी। यदुराज जी ने फिर भी पूछा, तुम निश्चित हो? मैं सच में चाहता हूं कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो, लेकिन अपने ऊपर जोर मत डालना। उनकी आवाज में अब शिक्षक से ज्यादा एक संरक्षक का भाव था। दुनिया जैसी भी हो, अपने लोग एक दूसरे के लिए ढाल बन ही जाते हैं। निया ने हल्के से सिर झुकाया। टीचर जी, चिंता मत कीजिए, मुझे अपनी सीमा पता है। टीचर शब्द सुनते ही यदुराज जी के चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। वो जानते थे, वो शौर्य एकेडमी के बाकी टीचरों जैसे नहीं थे। वो सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके जीवन की जिम्मेदारी ले रहे थे। उनका स्थान अलग था। अच्छा, तो फिर जैसा उचित समझो वैसा करो। उन्होंने अचानक विषय बदला। तुमने कहा था तुमने बेजान श्राप सीखा है, क्यों न मुझे दिखाओ? देखो कहीं कोई गलती तो नहीं। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि निया पर दबाव नहीं पड़ेगा, उनका ध्यान तुरंत उसकी प्रतिभा पर लौट आया। 1.5 महीने की साधना में वो कितना आगे बढ़ी है, ये जानने की उत्सुकता उन्हें थी।
अगर उन्हें पता चलता कि 1.5 महीने नहीं, सिर्फ 2 हफ्तों में उसने बेजान श्राप साध लिया, तो शायद उनका दिल ही बैठ जाता। निया हिचकी। आप पर इस्तेमाल करूं, टीचर जी? मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। उसने पहले इसे दूसरे स्टूडेंट्स पर आजमाया था। असर भले घातक न था, पर हानिकारक जरूर था। यदुराज जी अब युवा नहीं थे। अगर उन्हें कुछ हो गया, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। यदुराज जी उसकी चिंता समझ गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलकी। हल्की मुस्कान के साथ बोले, चिंता मत करो, मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर शरीर अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। उन्होंने छाती सीधी की। जब तक तुम महाकाला जादूगर नहीं बन जाती, तुम्हारे श्राप मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। कमरे में हल्की ठंडी हवा बह गई। निया ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उठाईं, सील बनाने को तैयार, और यदुराज जी स्थिर खड़े रहे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले ही क्षण उनकी यह बात खुद उनके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाली है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 236। बूढ़ा है या काले जादू का पहाड़। निया काफी देर तक हिचकिचाती रही। दिल मान नहीं रहा था, पर यदुराज जी के लगातार आग्रह के आगे वो आखिर झुक गई। उसे बेजान श्राप चलाना ही पड़ा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उठाई, यदुराज जी की आंखें फैल गई। निया की उंगलियों पर एक के बाद एक सील नाचने लगे। उसकी मुद्रा इतनी सटीक थी कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। सील खुलने की गति मानो बहता हुआ पानी, एक भी रुकावट नहीं, एक भी गलती नहीं। यदुराज जी कुछ पल के लिए निशब्द रह गए। अगर उन्हें यह न पता होता कि निया ने बेजान श्राप 2 महीने से भी कम समय में सीखा है, तो वो कसम खा लेते कि उसने वर्षों तक साधना की है। पहले उन्हें लगा शायद ये बाहरी दिखावा है, सिर्फ हाथों की चाल तेज है, लेकिन अगले ही पल उनके होठों पर मुस्कान आ गई। ये बच्ची उनकी कल्पना से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। शायद सच में एक दिन यही काला जादू को उसकी पुरानी महिमा लौटा दे। पलक झपकते ही मिक श्राप की सील पूरी खुल चुकी थी। रहस्यमयी और शक्तिशाली बेजान श्राप यदुराज जी को जकड़ चुका था। लेकिन निया की आंखें अचानक फैल गई। यदुराज जी वही खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी पीठ तक झुकी नहीं। क्या बेजान श्राप बेअसर हो गया? हा हा, यदुराज जी जोर से हंसे। बहुत अच्छा बच्ची, तुमने बेहतरीन किया। तुम्हारे बेजान श्राप में सुधार के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनकी हंसी में वर्षों बाद की प्रसन्नता थी। निया स्तब्ध थी। उसने अपनी आंखों से देखा था इस श्राप का प्रभाव। यदुराज जी ने उसे तोड़ा भी नहीं, तो फिर असर क्यों नहीं? क्या जालिम ने नहीं कहा था कि उनके भीतर अब जादू का कोई अंश नहीं बचा? उसी समय जालिम की आवाज उसके मन में गूंजी। लगता है मैंने गलत आकलन किया। इस व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति है। संभव है इसने अपने जादू को किसी श्राप से सील कर रखा हो। तुम्हारी वर्तमान क्षमता से शायद वो सील भी न टूटे। जालिम के स्वर में हल्की झुंझलाहट थी। निया भीतर तक हिल गई। जालिम, जो बोयान प्रमुख की शक्ति भाप सकता था, वो भी यदुराज जी की सीमा नहीं समझ पा रहा, तो आखिर वो कितने शक्तिशाली है? यदुराज जी ने उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा। तो समझ गए, इतना चौंको मत। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेजान श्राप उन पर असर नहीं करता जो तुमसे कम 5 रैंक ऊपर हों। उन्होंने उसकी शक्ति को परखा। तुम अभी मध्य स्तर के काला जादूगर के शिखर पर हो। इस ताकत से तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती।
निया ने मन ही मन गणना की। हर 3 रैंक पर पद बदलता है। पहली से तीसरी रैंक नवोदित काला जादूगर, चौथी से छठी कनिष्ठ, 7वीं से 9वीं मध्य स्तर, मतलब वो कम से कम 9वीं रैंक पर है। ऊंची श्रेणी 9वीं से 12वीं तक और 15वीं तक पहुंचते पहुंचते वरिष्ठ काला जादूगर। तो अगर 5 रैंक ऊपर असर नहीं होता तो यदुराज जी कम से कम 14वीं रैंक पर हैं। निया ने बिना झिझक पूछा, टीचर जी, क्या आप उन्नत काला जादूगर हैं? यदुराज जी मुस्कुराए। क्या तुम्हें पता है वरिष्ठ काला जादूगर से ऊपर वालों को क्या कहते हैं? 15वीं रैंक से ऊपर? उसने सुना था 16वीं रैंक पर पहुंचने वाला एक नया रूप धारण करता है, उसे कहते हैं तांत्रिक। वो पद इच्छाधीश के बराबर माना जाता है। जब कोई काला जादूगर 15वीं रैंक पार कर 16वीं पर पहुंचता है तो उसकी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आता है। 16वीं से नीचे वो तरह तरह के श्रापों से विरोधियों को बांध सकते हैं, लेकिन 16वीं रैंक का तांत्रिक सिर्फ श्राप नहीं चलाता, वो अपने रक्त को माध्यम बनाकर दूसरे लोक से शक्तिशाली मायावी दानव बिस्ट को बुला सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। निया की सांस हल्की सी अटक गई। क्या यदुराज जी एक तांत्रिक है? और अगर ऐसा है तो इतने वर्षों से उन्होंने अपनी असली शक्ति क्यों छिपा रखी है? क्या वो सच में सिर्फ एक बूढ़े टीचर हैं या काला जादू के इतिहास का सबसे खतरनाक रहस्य? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 237। मेरी असली रैंक जाननी है तुम्हें। पहले हमने देखा कि निया को पता चला कि यदुराज जी कोई साधारण काला जादू करने वाले नहीं, बल्कि पूरे मंथन ग्रह के इकलौते महातांत्रिक हैं। और अब उनके असली दर्जे का सच सामने खुल रहा है। जिस आत्मा को तांत्रिक बुलाता है उसकी ताकत एक बंधे हुए जादुई दानव बिस्ट से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा की शक्ति पूरी तरह तांत्रिक की क्षमता पर निर्भर करती है। तांत्रिक जितना प्रबल होगा उसकी बुलाई हुई आत्मा उतनी ही विकराल और निडर होगी। जहां एक इंसान अपने जीवन में केवल एक ही जादुई दानव बिस्ट से बंध सकता है, वहीं एक तांत्रिक अगर उसकी शक्ति पर्याप्त हो तो एक साथ कई जीवों को बुला सकता है। यही असली कारण था कि आम लोग काला जादू करने वालों से कांपते थे। डर केवल श्रापों से नहीं था, असल खौफ था उन भयंकर आत्माओं का जो पलक झपकते युद्धभूमि में उतर आती थी और दुश्मनों को दूर रखती थी। रंगून साम्राज्य की इतिहास पुस्तक में लिखा है, एक लेवल 24 का ऋषि तांत्रिक हुआ करता था। वो दर्जनों आत्माओं को बुला सकता था और वे आत्माएं उच्च स्तर के दानव बिस्ट जितनी शक्तिशाली थी। उन आत्माओं में एक ड्रैगन भी था जो हजारों सैनिकों की सेना को अकेले तहस-नहस कर सकता था। उस काला जादू करने वाले को कोई चुनौती नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास अपनी ही आत्माओं की विशाल सेना थी। दुश्मन लाखों भाड़े के सैनिक ले आए, फिर भी उसका बाल बाका न कर सके। हजारों हजार सैनिक सैकड़ों आत्माओं के घेरे में पूरी तरह मिटा दिए गए थे। बस एक रात में काला जादू करने वालों की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। पूरा मंथन ग्रह दहल उठा था। निया ने गहरी सांस ली। टीचर जी, क्या आप पहले से ही तांत्रिक हैं? उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। एक महान काला जादू करने वाले का तांत्रिक बनना, महान जादूगर का इच्छाधीश बनना जितना कठिन होता है उससे भी अधिक कठिन था। इतिहास बहुत लंबा था, पर अब तक मुश्किल से दर्जन भर लोग ही उस ऊंचाई तक पहुंचे थे। जहां 100 साल में एक ही व्यक्ति जन्म ले, वहां तांत्रिक का दर्जा सबसे आदरणीय माना जाता था। यदुराज जी ने सिर उठाकर रात के आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में दूर की स्मृति झिलमिलाई। फिर उन्होंने नजर झुका ली। 10 वर्ष पहले मैं पूरे मंथन ग्रह का इकलौता महातांत्रिक बना था। महातांत्रिक
निया के मुंह से सांस जैसे निकल गई। लेवल 19 से 21 के बीच की शक्ति चाहिए होती है उस पद के लिए, और लेवल 20 का अस्तित्व स्वयं में चलता फिरता सितारा होता है। बोयान प्रमुख एक महाइच्छाधीश थे, मतलब उनकी शक्ति भी लगभग लेवल 20 के आसपास रही होगी। उनकी प्रतिष्ठा और बल को देखते हुए अगर वे रंगून साम्राज्य के सभी नायकों पर प्रभुत्व जमाएं तो कोई आश्चर्य न करता। लेकिन यदुराज जी उन्हीं के बराबर। निया उस सादे कपड़े पहने शांत जीवन जीने वाले बूढ़े व्यक्ति को देखती रह गई। उसके भीतर की हलचल शब्दों में ढल ही नहीं पा रही थी। क्या सोच रही हो? यदुराज जी हल्का सा मुस्कुराए। अपने टीचर के लिए बुरा तो नहीं है ना? निया ने तुरंत सिर हिलाया। बुरा? ये तो असाधारण था। सोचो, बोयान प्रमुख अब स्वयं किसी को नहीं सिखाते। एक जादूगर उनके कुछ शब्द पाले तो उसे सौभाग्य समझे, और यहाँ उसके पास ऐसा विशेष टीचर है जो केवल उसी को सिखा रहे हैं। अगर किसी को ये विशेषाधिकार पता चला तो ईर्ष्या से चेहरा हरा पड़ जाए। मन के भीतर जालिम की आवाज आई, तो वो महातांत्रिक है। अब समझ आया मैं उसकी जादू की आभा क्यों नहीं पकड़ पाया। निया ने मन ही मन पूछा, ऐसा क्यों? जालिम का स्वर गंभीर हो गया। तांत्रिक की जादू साधारण नहीं होती। लेवल 16 से नीचे तक उनकी जादू जादूगर और पुजारी जैसी ही प्रतीत होती है, आसानी से महसूस की जा सकती है। लेकिन जैसे ही काला जादू करने वाला 16वीं रैंक पार करता है, उसकी जादू का मार्ग बदल जाता है। वो बाकी दोनों पेशों से अलग दिशा में मुड़ जाती है। निया का दिल जोर से धड़क उठा। तो इसका मतलब यदुराज जी की असली शक्ति अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। और अगर महातांत्रिक की जादू साधारण नियमों से परे है, तो क्या निया की आगे की साधना उसे भी उसी अनजानी राह पर ले जाने वाली है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 238। नींव अभी भी कमजोर है, इसके लिए चाहिए ताकत। कहानी में अब तक हमने देखा, निया को पता चला कि यदुराज जी केवल साधारण टीचर नहीं बल्कि पूरे मंथन ग्रह के इकलौते महातांत्रिक हैं। उनकी असली ताकत जानकर निया का दिल दहल उठा था, और अब वह समझने वाली थी कि तांत्रिक की शक्ति आखिर कितनी रहस्यमयी होती है। जालिम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तांत्रिक आत्माओं को बुला सकते हैं, और उनकी जादू एक अजीब सी माया शक्ति में बदल जाती है। ऐसी माया शक्ति जिसे सामान्य हालात में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब तक तांत्रिक स्वयं न चाहे, कोई भी उसकी जांच नहीं कर सकता। उसके स्वर में पहली बार लाचारी झलकी। अगर कोई चीज मुझे भी बेबस कर सकती है, तो वो तांत्रिकों की यही रहस्यमयी माया शक्ति है। निया कुछ पल चुप रह गई। लगता था तांत्रिक सच में इतने प्रबल होते हैं कि जालिम जैसा अस्तित्व भी उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि जब बोयान प्रमुख महाइच्छाधीश थे, तब भी जालिम ने कभी उनकी तारीफ नहीं की थी। यदुराज जी ने निया को इशारे से कहा, जो और श्राप सीखे हैं उन्हें भी दिखाओ। निया ने सिर हिलाया। उसने एक एक करके श्राप चलाने शुरू किए। उसकी उंगलियों पर सील फिर से लहराने लगे। हर श्राप सटीक, निर्दोष, बिना किसी चूक के। लेकिन चौथा श्राप पूरा होते होते उसकी सांसें भारी हो गईं। सीना तेजी से उठने गिरने लगा। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। यदुराज जी ने तुरंत ध्यान दिया। उनकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तुम प्रतिभाशाली हो, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारी समझ और अनुभूति बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी नींव कमजोर है। निया चुपचाप सुनती रही। तुम अपनी प्रतिभा और समझ से ऊंचे दर्जे के श्रापों का सार तो पकड़ लेती हो, लेकिन तुम्हारे भीतर उतनी जादू नहीं है कि बहुत सारे मिक्स श्राप संभाल सको। उन्होंने साफ शब्दों में समझाया। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में 4 दूसरे दर्जे के मिक्स श्राप तुम्हारी सीमा है। अगर चौथे दर्जे या उससे ऊपर हों, तो 2 ही पर्याप्त हैं। उससे ज्यादा करोगी
तो तुम्हारे मन पर बुरा असर पड़ सकता है। निया ने हल्के से जीभ बाहर निकाली। उसे याद आया, परीक्षा में उसने बेजान श्राप और माया श्राप दोनों चलाए थे। अगर एक और चला देती तो शायद उसका मन सच में घायल हो जाता। अभी उन्नत श्राप सीखने की जल्दबाजी मत करो, यदुराज जी ने समझाया। पहले अपनी नींव मजबूत करो, अपनी जादू को शुद्ध करो, वरना चाहे तुम सैकड़ों उच्च श्राप सीख लो, अगर 2 ही चला पाओ तो सब व्यर्थ जाएगा। निया ने सिर झुकाकर हामी भरी। अगर आज ये बात न होती तो शायद वो इस ओर ध्यान ही न देती। आखिर सामने खड़े व्यक्ति महातांत्रिक थे। उनकी एक साधारण सी सलाह भी उसके लिए अनमोल थी। श्रापों की समझ तुम्हारी 9वें लेवल तक पहुंच चुकी है, यदुराज जी ने कहा, लेकिन तुम्हारी जादू मुश्किल से 7वें लेवल पर है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जादू के बिना श्रापों का ज्ञान सिर्फ बादलों जैसा है, देखने में सुंदर पर पकड़ में कुछ नहीं। निया ने गहरी सांस ली। 7वां लेवल। 13 साल की उम्र में मध्य स्तर का काला जादू करने वाला बनना ही असाधारण था। यदुराज जी को अपना समय याद आया जब वे मध्य स्तर पर पहुंचे थे। पूरा संसार उनके नाम से गूंज उठा था। अगर आज काला जादू वीरान हालत में न होता तो निया की ताकत भी पूरे मंथन ग्रह को हिला देती। लेकिन यदुराज जी क्या सोचते अगर उन्हें पता चलता कि निया ने केवल 4 महीनों में मध्य स्तर की ताकत पा ली, और अगर उन्हें यह भी मालूम हो जाता कि वो सिर्फ मध्य स्तर की काला जादू करने वाली ही नहीं बल्कि मध्य स्तर की तीर धनुष वाली तीरंदाज भी है, शायद वो सच में कुछ पल के लिए मूर्ति बन जाते। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। आकाश में सितारे टिमटिमा रहे थे। निया की आंखों में अब थकान नहीं, एक नया संकल्प चमक रहा था। लेकिन अगर उसकी असली दोहरी ताकत दुनिया के सामने आ गई तो क्या मंथन ग्रह फिर से हिल उठेगा, या इस बार तूफान सीधे उसी की ओर बढ़ेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 239। निया पड़ गई बुरी तरह बीमार। यदुराज जी की निगरानी में निया ने फिलहाल श्रापों की गहरी पढ़ाई रोक दी। अब उसने अपना ज्यादा समय जादूगरी की साधना में लगाना शुरू कर दिया। हालांकि उसके ऊपर तीसरी सील अब भी लगी हुई थी, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने के बाद उसकी तरक्की की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ने लगी। यदुराज जी उसे सिर्फ बेसिक अकेले श्राप सिखाते थे ताकि उसका जादू पर नियंत्रण मजबूत हो सके। ऊंचे दर्जे के मिक्स श्राप सीखने पर उन्होंने सख्त मनाही कर रखी थी। धीरे धीरे वो ज्यादा श्राप चलाने लायक हो गई, मगर अब भी उसे सिर्फ 2 मिक्स श्राप ही आते थे। उसकी इस साधना का असली फायदा क्या था, ये राज सिर्फ 2 लोगों को पता था, निया और यदुराज जी। जब यदुराज जी ने औपचारिक रूप से निया को अपनी शिष्या माना, तो उन्होंने उसे एक काला जादू विभाग का बैज दिया, जिस पर 6 कोनों वाला सितारा खुदा हुआ था। वो बैज तीरंदाज विभाग और हर्बलिस्ट विभाग के बैज की तरह चमकदार नहीं था। उस पर धूल की परत जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। लेकिन निया के लिए वो अनमोल था। शायद इसलिए क्योंकि उसे उससे अपनापन महसूस होता था। हर रात जब निया चुपचाप शौर्य एकेडमी के काला जादू टॉवर में जाती, तो वो बैज अपने सीने पर लगाती और भेस बदलने का पोषण हटाकर अपने असली रूप में सामने आती। यदुराज जी उसकी ये छोटी सी हरकत देख लेते थे और उनकी आंखों में हल्की संतोष की चमक आ जाती थी। अब निया की दिनचर्या और भी भारी हो गई थी। सुबह जड़ी बूटी की क्लास, दोपहर में तीर धनुष वाले तीरंदाज की ट्रेनिंग, और रात गहराते ही काला जादू की गुप्त साधना। अगर कोई और होता तो कब का घबरा जाता, लेकिन निया का दिमाग जैसे 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। वो दिन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देती। जिस समय जो काम, उसी पर पूरा ध्यान। समय खत्म तो बिना डगमगाए अगले काम में कूद पड़ती। दिमाग तो साथ दे रहा था, पर शरीर आखिर शरीर ही होता है। 1 महीने से भी कम वक्त में उसका शरीर जवाब दे गया।
बाहर धूप खिली थी। आसमान साफ था। लेकिन निया बिस्तर पर पड़ी थी, तेज बुखार से तपती हुई। वो छत को खाली निगाहों से देख रही थी। उठना चाहती थी, मगर बदन ऐसा भारी लग रहा था जैसे उसमें सीसा भर दिया गया हो। सीधे लेटी रहो। पहले से बीमार हो और ऊपर से जिद कर रही हो। तन्मय निझूमी आज जड़ी बूटी विभाग की क्लास छोड़कर उसके पास बैठा था। जो लड़का आमतौर पर लापरवाह दिखता था, वो आज हैरानी की हद तक गंभीर था। हाथ में छोटा सा चाकू लेकर वो सेब काट रहा था। इतनी दुबली पतली हो और काम ऐसे करती हो जैसे लोहा हो। क्या समझ रखा है खुद को? चुपचाप लेटी रहो, वरना ऐसा मुक्का मारूंगा कि उठ भी नहीं पाओगे। निया उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तन्मय ने जबरदस्ती सेब का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया और कंधे से दबाकर उसे वापस लिटा दिया। निया की आंखें हल्की नम हो गईं। रोना चाहती थी, पर रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने तन्मय की तरफ देखा। वो आराम करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं था, पर उसके पास समय ही कहा था। 6 महीने बाद प्रतियोगिता थी और उसने ठान लिया था कि वो तीनों विभागों की पहचान से हिस्सा लेगी। 1 बार नहीं, 3 बार मैदान में उतरेगी। उसे हार मानना मंजूर नहीं था। 3 मौके होंगे उसके पास, और वो जानती थी कम से कम 1 बार तो जीत उसी की होगी। लेकिन क्या उसका शरीर तब तक उसका साथ देगा, या ये बुखार किसी और बड़ी मुसीबत की शुरुआत है? अगले पल दरवाजे पर हुई हल्की दस्तक ने कमरे की हवा ही बदल दी, और निया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो अंदर आने वाला है वो उसकी पूरी योजना हिला सकता है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 240 हाल पूछने आए सब। जिस वजह से निया ने तीनों विभागों की पढ़ाई में जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। उस दिन यदुराज जी के चेहरे पर जो उदासी उसने देखी थी, वो अब तक उसके दिल में बसी हुई थी। इस दुनिया में उसका कोई खास मकसद नहीं था, नहीं कहीं उसका कोई अपनापन था, लेकिन जो लोग उसकी परवाह करते थे, जो सच्चे मन से उसके लिए खड़े होते थे, वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना चाहती थी। पिछले जन्म में उसने ऐसा अपनापन कभी महसूस नहीं किया था, चाहे वो धीरज जी हों, चाहे सिद्धार्थ, या फिर यदुराज जी। उसे साफ दिखता था कि उनकी चिंता, उनकी हिफाजत दिल से थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। एक चोर होने के नाते उसने समाज की ठंडक देखी थी, इंसानों का कुरूप चेहरा देखा था। लोग नाम और दौलत के लिए अपने दोस्त, अपने परिवार तक से मुंह मोड़ लेते थे, लेकिन ये लोग अलग थे। वो बस इतना चाहती थी, जो सच्ची परवाह उसे मिली है, उसे अपनी जान देकर भी बचाए रखे। हाँ, चोर चालाक और स्वार्थी होते हैं, लेकिन उनके दिल में भी कुछ कोने नरम होते हैं, और उसके दिल का वो कोना इन 3 लोगों के नाम था। इसीलिए वो हर रुकावट पार करके यदुराज जी की इच्छा पूरी करना चाहती थी, और साथ ही जालिम का काम भी। मैं ठीक हूँ। निया ने बड़ी मुश्किल से मुंह में भरा सेब बाहर निकाला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तन्मय निझूमी से कैसे निपटे। अच्छा, सच में? तन्मय ने बनावटी मुस्कान के साथ सेब वापस छीना। उसने उसकी नानुकुर को पूरी तरह नजरअंदाज किया, बड़े धैर्य से सेब को और छोटे टुकड़ों में काटा, और फिर से उसके मुंह में ठूंस दिया। बीमार वही थी, पर उसकी चल ही नहीं रही थी। लगता है हमारे काला कछुआ फैमिली के युवा प्रमुख को लोगों की देखभाल करने का खास हुनर है। दरवाजे के पास से आवाज आई। आर्यन दरवाजे की चौखट से टिककर खड़ा था, चेहरे पर वही लोमड़ी जैसी मुस्कान। उसके पीछे यंकेश और यादनेश भी खड़े थे। आज इतने फुर्सत में कैसे? तन्मय ने बिना ऊपर देखे पूछा। सेब खिलाना जारी रखते हुए आर्यन कंधे उचकाकर अंदर आया। सुबह क्लास शुरू होने से पहले तुम्हारे रूममेट से टकरा गया था। उसने बताया कि छोटा निशांत बीमार है, तो सोचा हाल चाल पूछाएं। निया चुप रही, पर अंदर ही अंदर हैरान थी। उसे याद था इस वक्त सबको अपनी अपनी क्लास में होना चाहिए था,
क्या ऐसे खुलकर क्लास छोड़ना ठीक है? आर्यन सीधे उसके बिस्तर पर आ बैठा, बिना किसी झिझक के उसके बगल में लेट गया। उसका खूबसूरत चेहरा इतना पास आ गया कि निया की नाक से टकराते टकराते बचा। वो हड़बड़ा गई, मुंह में रखा सेब गले में अटकते अटकते बचा। जरा देखने दो। यादनेश के फीके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो आगे बढ़ा और निया की हालत जांचने लगा। यंकेश सफेद बाग परिवार से है, स्कूल के डॉक्टरों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद। निया ने सिर घुमाकर यादनेश की तरफ देखा और हल्का सा सिर झुका दिया। यादनेश ने उसकी नब्ज देखी, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जरूरत से ज्यादा थकान है और शरीर कमजोर है। मेरे पास कुछ श्वेत मोती है, एक खा लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। श्वेत मोती कोई बहुत दुर्लभ दवा नहीं थी, लेकिन एक मोती की कीमत सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं थी। फिर भी यादनेश ने बिना सोचे पूरी शीशी उसके हाथ में रख दी। निया कुछ पल उसे देखती रह गई। दिल के भीतर एक गर्माहट सी फैल गई। तीनों दोपहर तक कमरे में बैठे रहे। हल्की फुल्की बातें, थोड़ा मजाक, थोड़ा ताना। कमरे की हवा में अपनापन घुल गया था। दोपहर का वक्त आया तो वो उठकर जाने लगे। तन्मय ने मौका नहीं छोड़ा, वापस आते वक्त खाना लेते आना। आर्यन ने हंसते हुए हाथ हिलाया। दरवाजा बंद हुआ। कमरा फिर शांत हो गया। निया ने मुट्ठी में पकड़ी श्वेत मोती की शीशी को देखा। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी। उसे एहसास था, ये लोग उसकी ढाल है, लेकिन अगर एक दिन उसकी असली पहचान सामने आ गई, तो क्या यही ढाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? और उसी पल खिड़की के बाहर किसी परछाई की हल्की हलचल ने आने वाले तूफान का इशारा दे दिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।